मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के अंदर एंड मैग्नेटिज्म के अंदर सबसे पहले ये चैप्टर स्टार्ट है, क्या है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो सबसे पहली चीज़, अगर आपके पास एक करंट कैरिंग वायर है, करंट कैरिंग वायर में जो या एक वायर है जिसमें करंट है, तो अगर किसी भी वायर में करंट है तो ये ऑब्जर्व किया गया है कि उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है अपने आप। तो करंट कैरिंग वायर अपने आस पड़ोस में अपने आप मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। इसको बोलते हैं कि ये कौन सा इफेक्ट है करंट का, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है। तो अगर किसी वायर में करंट चला जाए तो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अगर आपके पास एक वायर है और वो वायर में करंट जाए और वायर गर्म हो जाए, होती है गर्म हो जाती है, इसे बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जो हमारा पिछला चैप्टर था उसका नाम क्या था, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अगर आप एक करंट को इलेक्ट्रोलाइट में डाल दें, केमिस्ट्री इलेक्ट्रोलाइसिस कर दें, वो केमिकल जो है वो आयंस में ब्रेक हो जाएगा, इसे बोलते हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट केमिस्ट्री के खाते में आता है सिलेबस में, पहले फिजिक्स में भी था, फेराडेज लॉ, M=ZIT, तो ये करवाया जाता था, अब ये काट दिया गया है क्योंकि केमिस्ट्री वाले करवाते हैं तो फिजिक्स वालों को ज़रूरत नहीं है। हीटिंग इफेक्ट हमारे सिलेबस में है और मैग्नेटिक इफेक्ट भी हमारे सिलेबस में है। तो ये यहीं से स्टार्ट है, व्हेन अ कंडक्टर कैरिंग सम करंट, तो जब एक कंडक्टर करंट कैरी करता है, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस अराउंड इट, तो इसे क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। और जैसे एक जगह पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने या सिंबल क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए ई वेक्टर, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है बी वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर। तो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट या अगर मेजर करना है कि कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, तो वहाँ पर क्या कैलकुलेट करेंगे, बी वेक्टर। बी वेक्टर का मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैसे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंडक्शन, और तीसरा नाम क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो ये तीनों के तीनों नाम बराबर है। कोई स्टूडेंट कहता है कि यार मैं तो भूल ही जाऊंगा इतने नाम, मैं ऐसे नाम कितने याद करूं। तो मैंने कहा अगर तो तीनों भूल गया ना, कोई टेंशन मत ले। जिसके जो कोई टर्म अगर गिवन है, मान लो 10 यूनिट्स, और 10 के पीछे यूनिट्स लगे हो टेस्ला, समझ लेना बी गिवन है। तो बी के जो यूनिट्स होते हैं वो क्या होते हैं, SI टेस्ला। तो जिसके पीछे टेस्ला वो बी ही हो सकता है, वो मैग्नेटिक फील्ड बी है। क्लियर है। और CJ सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है इसके, कॉस। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है। तो बी वेक्टर को हम मेजर, और बी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, जैसे ई वेक्टर है ऐसे बी भी एक वेक्टर है। तो ये इसके यूनिट्स हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं ओरिएंटेड ऑब्जर्वेशन। पहली बार जब किसने इसको नोट किया था कि ऐसा अफेक्ट होता है कि करंट कैरिंग वायर के आसपास मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्शन शो करती है, क्योंकि एक साइंटिस्ट था ओरिएंटेड, ये बंदा लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहा था करंट के साथ, और साथ में क्या पड़ी हुई थी, मैग्नेटिक नीडल। उसने जैसे करंट को ऑन किया, नीडल घूमी, फिर ऑफ किया, नीडल बैठ गई, फिर ऑन किया, फिर घूमी। इसका मतलब कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। तो इस ऑब्जर्वेशन का नाम क्या है, ओरिएंटेड ऑब्जर्वेशन। तो ये ओरिएंटेड ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कितना जनरेट हुआ ये ओरिएंटेड ने नहीं बताया था। उसने ये तो बताया कि मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, पर उसने ये नहीं बताया कि कितना जनरेट हुआ। कितना जनरेट हुआ के लिए क्या था, बाइट-सेविट्स लॉ। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लॉ है बाइट-सेविट्स लॉ।